हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग फिजिक्स क्रैकर में सोनू सर के साथ, सोनू कुमार के साथ पढ़ रहे थे वेक्टर चैप्टर। और वेक्टर में अब तक में हम लोगों ने पढ़ा कुछ चीजें, और वो कुछ चीजें क्या थी? तो वेक्टर का टाइप्स रहा, उसके बाद दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने सीखा। वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में जाना। वेक्टर का डेफिनेशन वगैरह। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा, इस टॉपिक पर मेरा सीधा सा चर्चा होगा कि हम लोग वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास से बार बार ये टॉपिक आ रहा है, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को ऐड हम लोग कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। एडिशन ऑफ किस पर चर्चा करेंगे? वेक्टर्स पर चर्चा करेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। तो वेक्टर को ऐड करने का 3 रूल। पहला नंबर जो रूल है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। कौन लॉ बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ। दूसरे नंबर का नाम होता है पैरेललोग्राम लॉ। चलो शॉर्ट में लिखो, पैरेललोग्राम्स लॉ। और तीसरे नंबर का नाम होता है पॉलीगॉन्स लॉ। पॉलीगॉन्स लॉ, ये 3 लॉ हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके बारीकी से। आज का मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा, फिर हम लोग ट्रायंगल्स लॉ से क्या करेंगे, इसको सीखना चाहेंगे वेक्टर के एडिशन को। तो देखिए, मैंने पीछे में बताया था आप लोगों को कि वेक्टर अलजेब्रा को एक विशेष प्रकार की अलजेब्रा है। जैसे मैंने कहा कि सपोज मान लो 3 मीटर, कोई कहता है ईस्ट की ओर, और कोई कहता है 4 मीटर नॉर्थ की ओर। तो जब आप इसे ऐड करते हो तो इसका रिजल्ट सीधा सीधा 5 मीटर मिलता है। अगर ऐसे जोड़ोगे तो 3 और 4 7 आता है, जबकि यहाँ रिजल्ट 3 + 4 का 5 मीटर आता है। ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि सर ये कैसे पॉसिबल होता है। तो इसी पॉसिबिलिटीज को बनाने के लिए अलग से रूल बनाए गए, जिसका नाम है ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ, और क्या चीज, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ, और कौन सा, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग यहां से बारीकी से स्टडी करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स लॉ के बारे में। आइए, ट्रायंगल्स लॉ आपको क्या बताता है, तो हम यहां से स्टार्ट करें। ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ पहले तो कुछ भूमिका जो है, यानी जो आप कॉन्सेप्ट कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को फिर से दिमाग में सेट कर लोगे। एक तरीका होता है वेक्टर को जोड़ने का, जिसे बोला जाता है हेड प्लस टेल रूल। हेड प्लस टेल रूल, और इसी के द्वारा मुझे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो ट्रायंगल पर हाइपोटेनस को मेजर करना, रिजल्टेंट को मेजर करना ही बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो, ट्रायंगल्स लॉ में हेड प्लस टेल रूल को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान रखना है? हेड प्लस टेल रूल को। एक चीज और याद रखना है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनेगा कि वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स को क्या शिफ्ट कर सकते हैं? पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। हेड प्लस टेल रूल और प्लस वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है, कैसे? पैरेलल। बात नहीं आ रहा? तो ये 2 बातें सबसे पहले आप ध्यान में रखो। तीसरी बात जो होती है, हम लोग एंगल को निकालते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का दिया गया एंगल क्या है, यानी एंगल को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच क्या दिया गया है, कोई एंगल थीटा है। अभी थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने पीछे बताया है कि टेल से टेल को जोड़ते हैं। इससे किसको जोड़ते हैं? पहले टेल से टेल को जोड़कर देखते हैं, उसके बीच का जो एंगल आएगा वही एंगल मान्य होगा 2 वेक्टर को ऐड करने। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो मेरे पास है कि हेड प्लस टेल रूल के द्वारा हम लोग ट्रायंगल रूल को ऑब्टेन करेंगे। एक बात है और आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा नंबर, एंगल थीटा को हम लोग मेजर करते हैं टेल प्लस टेल के द्वारा, यानी टेल से टेल को मिला करते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, ऐड। अब आइए हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, गिवन वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर कौन सा है, बी है।
अब इन दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है, रिजल्ट इसका लाना है। इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पर क्या रिजल्टेंट मिला है, तो याद रखो जब दो वेक्टर को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट की एक वेक्टर ही मिलेगा, और जो रिजल्टेंट के रूप में वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर का नाम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, वेक्टर जुड़ता कब है? एक कॉन्सेप्ट और याद रखना। सबसे पहला नंबर कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर में, याद रखोगे फिजिकल क्वांटिटी वैसी वाली लेनी है, वैसी वाली लेनी है जिसका यूनिट भी क्या हो, सेम, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ोगे। अब ऐसा नहीं कि मान लो कि फोर्स के साथ तुम कहोगे कि वेलोसिटी को जोड़ देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है। फोर्स के साथ जब भी जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा? फोर्स ही जुड़ेगा। वेलोसिटी के साथ कौन जुड़ेगा? वेलोसिटी ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी दो वेक्टर उठा लिया, वेलोसिटी को फोर्स और जोड़ दिया और का जैसा रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, नहीं पाना। याद रखोगे फोर्स के साथ फोर्स को जोड़ा जाएगा तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी फोर्स मिलेगा। वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को जोड़ा जाएगा तो रिजल्टेंट भी वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन को जोड़ोगे तब भी रिजल्टेंट आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी कि हर एक क्रम में आपको ये ध्यान रखना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। सेम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सेम यूनिट वाला, सेम डायमेंशंस वाला अगर होगा तो अभी जाकर के वेक्टर के रूप में एडिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने कहा दो सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी, एक वेक्टर का नाम मैंने ए दिया और दूसरे वेक्टर का नाम मैंने बी दिया। मुझे एंगल मालूम है नहीं, तो चलो एंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल और टेल को मिलाएंगे। ए वेक्टर और कौन वेक्टर, तो यहां से मुझे क्या मालूम चल गया, एंगल मालूम चल गया। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रहा कि हम लोग को एंगल मालूम करना है तो किसको जोड़ेंगे, टेल टू टेल। पहला दिमाग में सेट कर रहा है, किसको जोड़ेंगे, दोनों वेक्टर के टेल से टेल को जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा, किसके द्वारा, पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा जोड़ करके हम लोग यहां से निकाल लेंगे एंगल, और ये एंगल निकल कर आ गया मान लो। अब देखो क्या रूल आता है, अब रूल कर रहा है, जो रूल यहां से बन रहा है, पहले तो एंगल निकालने की बात हुई, यानी हम लोग एंगल को मेजर किए, टू मेजर या टू डिटरमाइन कर दो एंगल, ठीक है। यहां तक जब बातें आ जाती है टू मेजर एंगल की बात हो गई। अब हम लोग करेंगे पहले वेक्टर का हेड रखेंगे, ढंग से समझना, पहले वेक्टर का क्या हो गया, हेड, और दूसरे वेक्टर का क्या रखेंगे, बालक, टेल। ए वेक्टर और कौन वेक्टर, रूल देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, हेड प्लस कौन रूल है, टेल रूल। तो पहले वेक्टर का क्या रखेंगे, हेड, और दूसरे वेक्टर का क्या रखेंगे, टेल। कैसे रखेंगे, तो इसी वेक्टर को यहां से शिफ्ट करो, तो इसको यहां से शिफ्ट करेगा, देखो दिस इज द ए वेक्टर, इसको शिफ्ट करेगा टक 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 यहां तक। अब यहां बढ़ाओ, तो इसको बढ़ाने के बाद तुमको क्या मिल रहा है कि ये एंगल जो थीटा मेरा था वही एंगल थीटा होगा, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो कौन एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, निसंगत कौन हो गया, ये और ये। तो यहां पर का एंगल भी आपको क्या मिला वाला, थीटा। डन है, दिस इज द कौन एंगल, थीटा। किसके किसके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, दो वेक्टर को तो मैंने ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल तो भी फॉर्म नहीं हो रहा है। अब ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं, वेक्टर ए और बी, तो दोनों को तो मैंने जोड़ दिया। क्या इससे ट्रायंगल मिला, नहीं। अब क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जोड़ेंगे, और ये कोई तीसरी वेक्टर ले लेते हैं, या कहो कि कोई तीसरी लाइन लिए इसको एडजॉइन करने के लिए। तो जो एडजॉइन करने के लिए हम लोगों ने लिया, यही एडजॉइनिंग वेक्टर जो मेरा कहलाएगा आर वेक्टर, और इसी वेक्टर का नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। कौन वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब पॉइंट समझ में आ रहा होगा, मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर को ज्वाइन किया हेड और टेल के साथ। अगेन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया कि ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के किसके साथ, हेड के साथ जोड़ा, तो हमारे पास एक नई वेक्टर मिल गई, दैट इज द कौन वेक्टर है, आर वेक्टर, और यही वेक्टर आपका कौन वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। डन है, यानी यहां से आपके पास रूल मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू कौन वेक्टर, आर वेक्टर। एक्चुअल रिजल्ट तो यही है। अब आता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आर वेक्टर का, तो
तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और बोलो यहां से मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। चलो नाम इसका दे सकते हो SONE, ठीक है, एक नाम ले लिया SONU। ये पूरे ट्रायंगल जो मिला। अब SONU पर हम चर्चा कैसे करें, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये आपके पास A वेक्टर, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पूरे ट्रायंगल को मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ये वेक्टर A रहा, इससे इसको मैंने जोड़ दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया। बारीकी से हम समझोगे SONU। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस इज द A, दिस इज द B एंड दिस इज द R। हमको यही निकालना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि A का स्क्वायर। अब देखिए ये मुझे मालूम नहीं है, तो ये मालूम करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा दिस एंगल विल बी थीटा। अब ये थीटा लेते हो तो एक छोटा सा ट्रायंगल, देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ONU पर समझो। ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज का, जब ये एंगल थीटा लिया गया, दिस इज द थीटा। तो बोलो तो मैं लिखूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी UN बाय OU बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बराबर कौन थीटा होता है, sin थीटा। परपेंडिकुलर के जगह पर तो मुझे मालूम नहीं, बट हाइपोटेन्यूज की जगह पर मालूम है। क्या मालूम है, V बराबर कौन थीटा हो गया, sin थीटा। यानी UN बराबर तुम चाहो तो लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, V कौन थीटा, sin थीटा। सिमिलरली तुम इसी प्रकार से निकाल सकते हो, सिमिलरली तुम इसी प्रकार से निकाल सकते हो, बोलो किसको निकालो, तो देखो तो ON और बाई आप लिखोगे OU इक्वल्स टू कौन थीटा, cos थीटा। ON की जगह पर तो मालूम है नहीं, बट OU की जगह पर मालूम है V बराबर cos थीटा। दैट मींस तुम्हारे पास यहां से रिजल्ट मिल जाता है ON इज इक्वल्स टू V cos थीटा। अब तुम जो निकाल लिया, दिस कंपोनेंट इज V sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज V cos थीटा। अब बोलो अब निकालना आसान है, पूरे एक बड़ा सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बोलो तो EUNS। EUNS की अगर मैं बात करूं राइट एंगल बड़े एंगल ट्रायंगल पर, तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा R इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे, बोलो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस मेरा तो पूरा हो गया A और कौन सा हो गया B cos थीटा। तो बोलो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर A प्लस B और क्या चीज cos थीटा का होल स्क्वायर। डन है। अब बोलो R बराबर आप लिख सकते हो बालक, क्या लिखोगे, B का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कौन थीटा cos थीटा। रिजल्ट तुम्हारे पास खुद चल कर आ रहा है। बोलो मैं अरेंज करूं, पहले A वाले को अरेंज कर लो, फिर बोलो B का स्क्वायर कॉमन ले रहा है इससे और इससे, तो मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2AB cos थीटा। डन है, इतना तो क्लियर है। अब इसी रिजल्ट को मैं यहां लिखूं, जरा बोलो मैं पूरे रिजल्ट को लिखूं, R इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 को B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे B स्क्वायर ही रह जाएगा, 2AB cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज द क्या चीज वाला R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका मैंने बताया है, R वेक्टर का मोड भी लिख सकते हो, तो तुम इसको चाहो तो लिख सकते हो A वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस B वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर का मोड B वेक्टर का मोड और इनटू क्या लिख सकते हो बालक cos थीटा। कोई दिक्कत, दिस इज द क्या निकल गया मैग्नीट्यूड। क्या निकल गया मैग्नीट्यूड। चाहे तुम इसको इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, दोनों तरीका क्या है सही। मैं कहूंगा कि ज्यादा ऑथेंटिक तरीका ये है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का मैंने बात किया था कि ज्यादा ऑथेंटिक तरीका होता है वेक्टर में ही मोड लगाकर लिखा जाए, तो ज्यादा ऑथेंटिक मैं इसे कहूंगा, तरीका ये भी सही गलत नहीं है, बट ऑथेंटिक की बात अगर किया जाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट आपका ये होगा, सबसे बेस्ट ऑथेंटिक मेथड ये हो जाए।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे पूरे बात समझ में आए। फिर हम टर्म को अलग अलग तोड़ो, रिजल्ट को आसानी से लिख लो। ये आपका कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत है? अब इसी में आप और भी टर्म ले सकते हो। चलो इधर मैं मिटा दूं, इधर मैं मिटा कर इधर थोड़ा सा इस टर्म को और मैं एक्सपैंड कर रहा हूं कि कैसे आपका कर्व कैसे बन सकता है। यानी यहां से मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास जो बढ़िया बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। इस पर मेरे पास रिजल्टेंट तो निकल गया और वह रिजल्टेंट चाहे आर वेक्टर का मोड लिखो या केवल आर लिखो। रिजल्ट है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉन थीटा cos थीटा। यहां से आप चाहो तो केस बना सकते हो। केस नंबर फर्स्ट ले सकते हो कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये जो थीटा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल वह इन केस 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री करने का मतलब ए वेक्टर पैरेलल हो जाए किसका? एकदम दिमाग में सेट करोगे। पहला बात मैंने कहा कि अगर एंगल 0 डिग्री का हो जाए, इसका सीधा मतलब क्या है कि ए वेक्टर पैरेलल हो जाए किसका? बी वेक्टर का। तब कैसे रिजल्ट निकालोगे? तब आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू जो रिजल्ट होगा वाला, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू बताओ, तुम लोग खुद समझदार हो, बता सकते हो। बोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। रिजल्ट इज दैट क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। डन है? बराबर आपके पास क्या मिल रहा है? r। यानी r बराबर आपके पास जो रिजल्ट मिला वो मिल गया ये कौन सा? इसे तुम चाहो तो लिख सकते हो r का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस b द होल स्क्वायर, r का स्क्वायर होल स्क्वायर से होल स्क्वायर टर्म को आप बैलेंस कर लेना तो मिल जाएगा a प्लस b। अब देखो मैंने अभी कहा कि 3 प्लस 4 जोड़ोगे तो 7 भी आ रहा है, ठीक है। 3 प्लस 4 जोड़ोगे तो 5 भी आ सकता है और 3 प्लस 4 जोड़ने पर 4 से भी कम आ सकता है, 4 से भी कम आ सकता है। तो देखो तो इस कंडीशन में लग रहा है ये केस। अगर मैं बोलूं कि 3 मीटर, इसको मैं बोलूं 4 मीटर, तो 3 प्लस 4 मीटर बराबर कितना मीटर हो गया? 7 मीटर। एकदम कंफर्म, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहला केस कब? जब पैरेलल रहा तब। केस नंबर मैं 2 की बात कर रहा हूं कि अगर दो वेक्टर के बीच, यानी यहां फिर से मैं बात कर रहा हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच थीटा भी पर 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा कौन वेक्टर? बी वेक्टर। या फिर कह सकते हो ए और बी दोनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अब देखो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। आर वेक्टर का मोड इज इक्वल टू, तुम लिख रहे हो क्या चीज? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉन थीटा cos थीटा। अब बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, चलो इसको भी मैं हटा दे रहा हूं, केवल r लिख कर काम चला। cos थीटा के ऊपर cos कितना पुट कर लोगे? 90 और cos 90 का वैल्यू होता कितना है? 1। तो 1 सॉरी cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। याद रखो cos 90 बराबर कितना? 0। तो 0 हो गया। अब रिजल्ट बोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 का वैल्यू 0, तो रिजल्ट विल बी 0। नहीं रिजल्ट क्या होगा? r बराबर हो गया आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट में बराबर r हो गया। अब देखो अभी जो तुम लिखा था 3 प्लस 4 बराबर मैंने कहा कि 5 भी होगा। अब तुम जोड़ कर देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 का कितना हो गया? तो 5। डन है। इन्हें रिजल्टेंट आपका 5 मिल जाएगा। अब एक केस और आता है थर्ड नंबर केस, और वो थर्ड नंबर केस है थीटा इज इक्वल टू, ये स्पेशल केस में सब क्वांटिटी होते हैं। थीटा इक्वल टू आपके आगे कितने डिग्री? 180। 180 का मतलब ए वेक्टर एंटी पैरेलल है। कौन पैरेलल है? एंटी पैरेलल है किसका वाला? बी वेक्टर। एंटी पैरेलल, जब एंटी पैरेलल की बात कही जाए तो अब आप बात क्या करोगे कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, आप फिर से वही लिखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर बोलोगे बोलो 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 cos 180। cos 180 का वैल्यू याद रखना, cos
180 का वैल्यू याद रखोगे कितना -1। अब यहाँ तुम पुट कर सकते हो, बोलो cos 180 की जगह कितना -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2ab हो जाएगा। इस पूरे को लिखा जा सकता है अंडर रूट में, बोलो क्या लिखोगे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। और इसी को तुम चाहो तो लिख सकते हो अंडर रूट a माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r, दैट मींस r इक्वल्स टू a माइनस b हो गया। अब तुम देखो 3 मीटर प्लस 4 मीटर की बात करते हो तो बोलो तो 4 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 1 मीटर का आ जाएगा, जो 4 से क्या है छोटा है। तो बात समझ आ गया। यहाँ पर वेक्टर में यही कॉन्सेप्ट है, यानी वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रख रहा है एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर दिए गए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, उनके बीच का एंगल ऑफ कोसाइन पर पूरा का पूरा मान वैरी करता है, पूरा का पूरा रिजल्ट वैरी करता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी बातें आपके दिमाग में आ गई, पूरी की पूरी बातें आपके दिमाग में आ गई। अब आइए थोड़ी सी बात करें कि जब रिजल्टेंट के साथ मैं वेक्टर बोल रहा हूं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का भी अपना कोई ना कोई क्या होगा डायरेक्शन होगा। आइए उस डायरेक्शन को निकालते हैं, बड़े सिंपल से। रिजल्टेंट होता क्या है, आप जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट की गणना कर रहे हो उस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट और उसका जो बनाया गया एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्शन बोलते हैं। अब देखो समझ लेना बात को एकदम बारीकी से। यहां पर मैं बात कर रहा हूं दिस इज द बोलना बात ए वेक्टर, ये आपका दिस इज द एंड दिस इज द आपका कौन वेक्टर आर। तो ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा यही एंगल कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एकदम बारीकी से समझना, थोड़ी सी मिस्टेक अगर होगी तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे जाएगा। डायरेक्शन ऑफ कौन वेक्टर रिजल्टेंट विद किसके साथ है ए के साथ, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद कौन वेक्टर कहोगे ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ए वेक्टर के साथ जैसे ही आप रिजल्टेंट लिखना चाह रहे हो तो बोलो तो आपके पास तो दो कंपोनेंट मिला था, एक कंपोनेंट वर्टिकल का दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो जब भी डायरेक्शन लिखना हो, डायरेक्शन लिखने का एक सिंपल सा प्रोसेस याद रखोगे, हम लोग बोलते हैं tan के साथ। और tan में क्या होगा बेटा एंगल, यहां पर मैं फाई लिख रहा हूं, tan फाई बराबर याद रखोगे बाई का कंपोनेंट बटा किसका कंपोनेंट x का कंपोनेंट। ये याद रख लेना, आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब बाई का कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ये निकाला था, बोलो b कौन थीटा sin थीटा, ये तुम्हारा आया था a cos b cos थीटा, b cos थीटा, और ये तो ऑलरेडी a है। तो बाई का कंपोनेंट हो गया बेटा आपके पास b कॉन थीटा sin थीटा, और ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी x का कंपोनेंट a प्लस b कॉन थीटा हो गया cos थीटा बराबर कौन फाई tan। इसे आप स्लोप भी कह सकते हो, अगर चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो ग्राफ। जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक वर्ड पढ़ोगे क्या चीज स्लोप, और स्लोप फॉर्मूला कैसे ही बनता है बाई का कंपोनेंट बेटा x के कंपोनेंट से हम लोग क्या निकालते हैं स्लोप निकालते हैं। यानी हम चाहें तो tan फाई को अब यहां से मैं लिख सकता हूं, बोलना फाई बराबर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं tan इनवर्स बोलो b कॉन थीटा sin थीटा बाई a प्लस b कॉन थीटा cos थीटा। डन है, डन है, तो आसानी से निकल जा रहा है, यानी हमारे पास डायरेक्शन में निकल जा रहा है कि फाई का डायरेक्शन क्या। डन या डाउट? तो यहां तक हम लोग आसानी से काफी बारीकी से टर्म को समझे। अगर इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला है आर वेक्टर का मोड बराबर, चलो पहले आर वेक्टर का लिख लो, ट्रायंगल्स फॉर्म में आर वेक्टर क्या कहता है, आर वेक्टर कह रहा है ए वेक्टर प्लस कौन वेक्टर बी वेक्टर। मेन कॉन्सेप्ट इसी से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मोड और रिजल्ट क्या रहा, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये रहा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहा, याद रखोगे ट्रायंगल लॉ में। अब आपका क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, डायरेक्शन आपको करना कि डायरेक्शन ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर वेक्टर। तो डायरेक्शन बराबर क्या मिल गया, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एंगल का प्रयोग किए हैं, यानी चलो मेन फॉर्मूला के फॉर्मेट में रखोगे इसको यार, tan फाई बराबर b sin थीटा और y में रखोगे बेटा यार a प्लस बी कॉन थीटा cos थीटा। इसी को तुम इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, tan इनवर्स बोलो b sin थीटा और y a प्लस बी कॉन थीटा cos थीटा। ये फॉर्मेट हम उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी केसेस आप नहीं भी याद रखोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि थीटा पे अपना वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, आराम से आपका केसेस निकलता चला जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये 3 कॉन्सेप्ट रहा ट्रायंगल्स लॉ में, और उसके ऊपर ट्रायंगल्स लॉ से डेरिवेशन करने के लिए मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट बताया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर 2 वेक्टर दिए गए हैं तो उनके बीच का एंगल निकालना। दूसरा नंबर एंगल निकालने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि पैरेलल शिफ्टिंग करो। तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 2 वेक्टर के बीच एंगल को निकालते हुए हम लोग जोड़ेंगे पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के टेल। चौथा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो कोई तीसरी लाइन के द्वारा, और वही लाइन आपका हो जाएगा क्या चीज, तो रिजल्टेंट वेक्टर। कौन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद आपको क्या करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। आगे इसको प्रोड्यूस करके ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस करो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के बाद आप कैलकुलेशन करना खुद जानते हो। थोड़ी सी बातें यहाँ पर जरूर आएगी, कंपोनेंट लेना, कंपोनेंट आप आराम से निकाल सकते हो। कंपोनेंट लेने के लिए मैं एक स्पेशल क्लास में दूंगा जिसमें आप वेक्टर का कंपोनेंट आसानी से ले सकते हो। जैसे मैंने काफी यहाँ पर सिंपल बताया कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल उधर से छाट लो, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एक और बन रहा है, ये वाला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट्स को छाटो और यहाँ से निकाल लो तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट b sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा b cos थीटा। वैल्यू इवैल्यूएट करोगे रिजल्ट आपके पास है। हम उम्मीद करते हैं आपको काफी बारीकी से ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम लोग इस पर देखेंगे बढ़िया बढ़िया। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।